चलिए ये सब देखे थे हम लोग, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह हो गया था, ऑक्सीडेशन इसे बता दिए थे, +2 और +4 होगा। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड एंड लेड डाइऑक्साइड, ये सारा कुछ बनता है। हायर, हमेशा याद रखिएगा, PbO एंड PbO2, this will be more acidic compared to this. फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा एसिडिक नेचर, ये +4 में है, ये +2 में है। ये बेटा एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है बेटा? ये CO न्यूट्रल। और ये माइल्ड एसिड है, माइल्ड एसिड है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? एसिडिक नेचर इंक्रीजेस डिक्रीजेस? डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, ये दोनों अपना एम्फोथोरिक होता है, याद करो सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ये सब आपके एसिडिक होंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर वगैरह किए थे, ये सब हुआ था। हाँ बेटा, विच वन इज हाइड्रोलाइज एंड वाई? एक ही आंसर होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। कौन सा वेकेंट? आइदर P और D, ये होना चाहिए। यहाँ पर कार्बन CCl4 में बेटा कोई वेकेंट नहीं है, CCl4 में नो वेकेंट ऑर्बिटल। SiCl4 में क्या वेकेंट है? D ऑर्बिटल वेकेंट है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन बेटा ये सब बता ही चुके बेटा, ये सब होता रहता है। पहला है परेशान करेगा, हाँ हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ डायमंड कार्बन स्टार्ट किए थे, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हम लोग ये वाला देखे थे। हाइब्रिडाइजेशन समझाए थे ना बेटा, क्या आएगा? sp3 आएगा। फिर बेटा जरा ये बताएंगे, इस सॉलिड का नाम था एक, this type of solid where one atom is connected to other atom via network of covalent bond is known as? नेटवर्क सॉलिड। बहुत बढ़िया, नेटवर्क सॉलिड, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। कहीं कहीं लिखा रहेगा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, कहीं कहीं लिखा रहेगा जायंट, जायंट कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, जायंट कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। चलिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर ये एक डायमंड लगा हुआ है, ठीक है, ये एक डायमंड लगा हुआ रिंग के ऊपर, ये एक डायमंड है। मुझे ये बताएंगे ये कितना मॉलिक्यूल ऑफ डायमंड है इसके अंदर? आपके पास एक रिंग है, रिंग के अंदर डायमंड है, आपसे किसी ने पूछा अच्छा केमिस्ट्री बहुत पढ़ाई लिखाई किए हो, जरा ये बताओ इस रिंग के अंदर कितना मॉलिक्यूल ऑफ डायमंड है? जी के बेटा नॉर्मल है, मतलब इसमें दिमाग लगाइए अपना। मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल ऑफ डायमंड है? बोलिए, सोचिए। चल यहां ध्यान से समझेंगे, ये एटम और ये एटम, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं? These two atoms of carbon, do they belong to same molecule or different molecule? तो सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल। अब इतना बड़ा आपके पास डायमंड है, इतना बड़ा है, तो ये कार्बन 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 इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत सारे कार्बन एटम है। आप मुझे ये बताइए ये वाला एटम और ये वाला एटम सेम मॉलिक्यूल का पार्ट है या नहीं है? देखो, टू एटम्स विच आर कनेक्टेड वाया कोवेलेंट बॉन्ड या नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नेटवर्क मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, फॉर एग्जांपल इसका और इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, दीज आर कनेक्टेड वाया दीज कोवेलेंट बॉन्ड। So these two atoms they are part of same molecule,
Likewise, these two atoms they are part of same molecule. तो बेटा डायमंड इतना छोटा अगर एक टुकड़ा है आपके पास और एक बड़ा वाला टुकड़ा है डायमंड का, ठीक है, एक बड़ा वाला टुकड़ा डायमंड का, बेटा इसके अंदर भी एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी एक मॉलिक्यूल है। इस डायमंड को आपने तोड़ दिया और दो दो टुकड़े में बांट दिया। अब पता क्या हुआ? अब हुआ ये है, ये भी एक मॉलिक्यूल बन गया, ये भी एक मॉलिक्यूल बन गया। ये होता है एक पूरा वन पीस का डायमंड एक मॉलिक्यूल है। क्लियर है बेटा सबको नेटवर्क सॉलिड का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं? बेटा डायमंड में ना ऊपर वाला एटम नीचे वाले एटम से कनेक्टेड होता है, समझिए। इतना बड़ा डायमंड आपने लिया, दिस इज वन डायमंड, इसमें बहुत सारे कार्बन एटम है, बहुत सारे कार्बन एटम है, बहुत सारे हैं। तो बेटा ये वाला एटम और ये वाला एटम दोनों एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट माना जाएगा। सो दिस कंप्लीट इज वन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये होता है बेटा। चलिए, ऑल एटम्स विच आर कनेक्टेड with each other via any number of covalent bond, those will be one molecule. मान लेते हैं 10 आदमी आपने लिए। सर फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोले सर? सुनिए, आगे सुन लीजिए। 10 आदमी आपने लिए, 10 को बोला एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा हो जा, ठीक है, मान लेते हैं 10 लोग हैं। दिस इज वन सिंगल मॉलिक्यूल। ये बीच वाला करता क्या है, इसका हाथ छोड़ देता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल 1 हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल 2 हो जाएगा, समझे? ये चलता है नेटवर्क सॉलिड में। क्यों? ये और ये आपस में एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़े, बट कनेक्टेड तो है ना, इसीलिए नेटवर्क सॉलिड इनको बोला जाएगा। एक दूसरे से पकड़े हुए हाथ में वाया कोवेलेंट बॉन्ड, बस ये होना चाहिए। चलिए यूज होगा। चलिए आते हैं ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट की तो बात नहीं हुई थी लास्ट क्लास में, डायमंड पे खत्म हुआ था ना। चलिए, तो ग्रेफाइट इज अगेन स्लिपरी। अभी अभी हम लोग बोरिक एसिड किए थे, तो बोरिक एसिड में हम लोग बोले थे बेटा कि स्लिपरी अगर आया ना, आंख बंद करके लिखिएगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर ये होता है। एंड इन दिस द टू लेयर्स दे आर नॉट हेल्ड बाय स्ट्रांग फोर्स। अगर हेल्ड बाय स्ट्रांग फोर्स हो जाएगा तो स्लिप नहीं करेगा। इनके बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स है, वीक वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल फोर्स प्लस इस कार्बन को देखिए 3 बॉन्ड है इसके पास, ये sp2 हाइब्रिड माना जाएगा। कोई भी कार्बन आप पकड़ लीजिए 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होंगे, कम भी नहीं होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 ही दिख रहा है, अरे चेन अभी ये इनफाइनाइट सॉलिड है ना बेटा, ये आगे इधर चलता चलेगा, इस तरीके से चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, समझ में आ रहा? इधर चलेगा, खत्म नहीं हुआ, ये चलता चलेगा। इस कारण से ये माना जाएगा कि ये sp2 हाइब्रिड। हाँ बेटा। सर ये डायग्राम बनाए सर? नहीं बेटा बनाना नहीं है, पर स्ट्रक्चर याद रखिएगा, लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। बना सकते हो तो बना लीजिए, डिफिकल्ट होता है, ठीक है, मुझसे तो नहीं बनता है इतना अच्छा सा। डायग्राम पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा कि स्लिपरी क्यों होता है, फिर पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो इसका एक तो p ऑर्बिटल होगा, तो ये इसका p ऑर्बिटल है, ये इसका p ऑर्बिटल है। मैं सारा का p ऑर्बिटल नहीं बनाऊंगा, कुछ का बनाऊंगा, ठीक है सबके पास, सबके पास है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा समझना होगा आपको कि इनके पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो 3 बॉन्ड बनाया ना, 3 बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन खाली होगा, 1 इलेक्ट्रॉन खाली होगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में होंगे, बेंजीन से याद है आप लोग को, ये ओवरलैप करेगा। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन रिंग में होंगे
और सबके पास परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल होगा। इसके पास ही परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल, इसके पास ही परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल। तो बेटा आपका ये जो रिंग होगा ना, ये जो रिंग होगा ये एरोमेटिक होगा। 6 लोग हो जाने से एरोमेटिक हो जाता है। हाइड्रोकार्बन में देखेंगे एरोमेटिसिटी होता क्या है। बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाना एरोमेटिक होगा। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो यहां भी एरोमेटिसिटी होगा। सेकंड बात ये बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जा सकता है, आना जाना कर सकता है। ये सब बेटा देखो रेजोनेंस में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन बेटा अगर यहाँ से एंटर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, ये और आगे जाएगा, ये और ये और ये और, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन एक लेफ्ट से एंटर करेगा, राइट से बाहर आएगा। तो बेटा अगर लेफ्ट से एंटर करता है, राइट से बाहर आता है, यही तो कंडक्टर होता है बेटा। कंडक्टर क्या होता है, ये कॉपर का वायर है बेटा, या कोई भी मेटेलिक चीज है। मान लेते हैं ये आयरन है, इसको आपने वायर से कनेक्ट किया, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। अगर ये कंडक्टर होगा ना बेटा, तो होता क्या है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अंदर गया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अंदर गया, यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने आगे वाले को पुश करता है, फिर ये अपने आगे वाले को पुश करता है, ये अपने आगे वाले को पुश करता है, अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। समझिए बात को। इसमें मान लीजिए बहुत सारे आदमी लाइन से खड़े हैं, ठीक है, लाइन से खड़े हैं। एक आदमी अंदर घुसेगा इधर से, तो एक आदमी इधर से बाहर निकलेगा। सेम आदमी बाहर नहीं निकला है, नोटिस रखिएगा, सेम आदमी बाहर नहीं आया है। इधर से अगर संता जाएगा, उधर से बनता बाहर आएगा, ये होता है। संता जो अंदर गया है ना, इधर से जो आदमी अंदर गया, उसको इधर से बाहर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन का मोशन धीरे होता है फास्ट होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत धीरे होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकंड चलेगा, इतना कम अप्रॉक्स है, ठीक है, माइनस में होगा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। तो फिर स्विच ऑन करने से ट्यूबलाइट जला कैसे? अरे ये वाला इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना यहाँ पहुँचना है बल्ब जलाने के लिए। अगर आपको बल्ब जलाना है तो कौन से इलेक्ट्रॉन को पहुँचना है वहाँ पर, जहाँ जो बैटरी से निकला है? नहीं, जो बैटरी से निकला है उसको नहीं पहुँचना है, ये इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो ये इसको थोड़ा यहाँ पर जो होगा उसको आगे पुश करेगा, आगे पुश करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचेगा, बाद में पहुँचेगा, उसके पहले ही बत्ती जलने लगेगा। इसको यहाँ पहुँचने में करीबन 2-3 मिनट लगने वाले। समझ में आया? ये चीज़ होता है। तो कभी भी कंडक्टर होगा तो ऐसा समझिएगा, कंडक्टर में क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कि जो एक इलेक्ट्रॉन अगर अंदर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आना होगा, ये होना चाहिए, इसको बाहर आना होगा, और इधर अंदर जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कंडक्टर नहीं होगा। बेटा अगर इतना सिंपल होता तो सबके पास तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबको कंडक्टर होना। प्लास्टिक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, होता है पर कंडक्टर नहीं है प्लास्टिक। क्यों? प्लास्टिक के साथ क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आने से मना कर देता, बोलता नहीं भाई तू अंदर गया ना, तू तू ही यहाँ से बाहर निकल, मैं नहीं निकलूंगा। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन पहले से जो एटम के होते हैं वो बोलता है भाई मैं तो जहाँ हूँ मैं वहीं रहूंगा, तू इधर एक काम कर, लेफ्ट से घुसा तू राइट से निकल। तो वो हो नहीं पाता है, इसलिए वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, चलिए आप समझेंगे बात को बेटा। जैसे यहाँ पर ऊपर बेटा चीजें है, वैसे भी नीचे भी होगा। आप मुझे ये समझाएंगे बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, आप मुझे ये बताइए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आएगा? ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ नीचे आएगा? बताइए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वो नीचे आएगा? बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, बट यहाँ से यहाँ जंप करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल सही बेटा। तो मीन्स ग्रेफाइट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस डायरेक्शन,
बट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस डायरेक्शन। क्यों? ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर के बीच में बेटा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 किलोमीटर के आसपास है। मतलब मान लो ये 1 सेंटीमीटर होगा ना, तो ये 1 किलोमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर तो जंप कर जाएगा, 1 किलोमीटर जंप नहीं करता है। तो ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोंग वन डायरेक्शन, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अनदर डायरेक्शन। ये लिख लीजिए बेटा, बहुत जरूरी चीज है ये। एक डायरेक्शन में बड़ा सुंदर कंडक्टर है, दूसरे डायरेक्शन में बड़ा बुरा कंडक्टर है। ये ग्रेफाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो दो तीन चीज बता दिए। ग्रेफाइट का रिंग एरोमेटिक आप मानिएगा। अब एरोमेटिक का मतलब होता है अरोमा, खुशबू। खुशबू का मतलब होता है एरोमेटिक। अब बोलेंगे सर बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर है, बेंजीन का एक स्मेल है। हाँ बिल्कुल सही है। बाकी फिनॉल का एरोमेटिक कैरेक्टर है, हाँ है, उसका भी स्मेल होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो ग्रेफाइट का क्यों नहीं होता स्मेल? एरोमेटिक का मीनिंग ही होता है खुशबू। तो मैंने बोल दिया ये रिंग एरोमेटिक है, तो खुशबू क्यों नहीं है? बेटा देखो, ये पहले वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का था कि एरोमेटिक होगा तो खुशबू होगा। अब ऐसा नहीं है। अब कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया है, वो मीट हो जाने से हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक है। ठीक है, ये मान के चलेंगे। सेकंड बात पता क्या है? खुशबू जो है ना बेटा, ये आपके मन की बात है, ये आपके दिमाग में खुशबू आती है। जब कोई मॉलिक्यूल आपके नाक में या नोज के अंदर जाके ना बेटा बैठता है ना सेल्स के ऊपर, तो वहां से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। समझिए बात को। आपके नोज में आकर, ये रहा आपका नोज, ठीक है, ये रहा आपका नोज, ठीक है। नोज में क्या होता है? सेल्स होते हैं। ये कोई मॉलिक्यूल मान लेते ए, क्यों हैंग कर गया ये? नहीं ठीक नहीं किया। ए, हाँ, कोई मॉलिक्यूल बेटा आपका मान लेते हैं ये सेल्स है, ये जाके बैठेगा ना यहाँ पे, ये आपके नोज के सेल्स में बैठता है ना, तो जब नोज में बैठेगा तो एक सिग्नल पास होता है, आपके दिमाग में चला जाता है, तो आपको स्मेल मिलता है। ठीक है बेटा। जो जो स्मेल जो यहाँ के बैठा ना बेटा, इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कौन सा करंट जाएगा और आपको कैसा स्मेल आएगा। ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल ना बेटा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा लेयर होगा, ठीक है, इतना बड़ा लेयर होगा। ये जब जाके आपके नोज के सेल्स पे सेट करेगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फायर करना चाहिए। अरे इतना बड़ा मॉलिक्यूल को फिट होने के लिए जगह बड़ा चाहिए होता है। किसी नोज सेल में इतना जगह नहीं होता है कि इतने बड़े मॉलिक्यूल को बिठाने के लिए जगह खाली रखेगा। छोटा एरोमेटिक मॉलिक्यूल अगर छोटा होगा ना तभी आपको स्मेल आएगा। बहुत बड़ा कर दीजिएगा तो जगह ही नहीं है, तो आपको स्मेल नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर एरोमेटिक मॉलिक्यूल बड़ा लार्ज हो जाएगा तो वो स्मेल नहीं आएगा। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। आप बोलेंगे सर ये और ये तो कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल सही है, ये और ये तो कनेक्टेड है ना। वी हैव मॉलिक एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स which are interconnected with each other. We have large number of atoms which are interconnected with each other via network of covalent bond. So this will be called network solid. मैंने ये कभी नहीं कहा है कि नेटवर्क सॉलिड में सारे हमेशा एक ही मॉलिक्यूल होंगे, नहीं। ये मॉलिक्यूल 1 हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल 2 हो जाएगा। नेटवर्क सॉलिड का मतलब होता है देयर इज लार्ज नंबर ऑफ एटम्स विच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर वाया नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आपके स्कूल के सारे बच्चों को बोला जाए एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाए। स्कूल में तो 1000 बच्चे होते हैं लेट से मिनिमम, तो 1000 बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हो जाएंगे, तो बोला जाएगा वो नेटवर्क सॉलिड है, बोला जाएगा वो नेटवर्क सॉलिड है। समझ में आया बेटा? क्लियर है ये? इसको जरा लिख लीजिए बेटा।
हाँ बेटा ये हाँ बेटा सारा पॉइंट मैंने बोल रखा था पहले भी, होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। चलिए, लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर है, वैन डर वाल फोर्स होना चाहिए बेटा। अब है फ्यूलरीन बेटा, दिस इज फ्यूलरीन्स। फ्यूलरीन का हमको बारे में मालूम है बेटा, इसको बकमिंस्टर भी बोला जाता है। फ्यूलरीन ये एक आर्किटेक्ट का नाम है, जो डिजाइन वगैरह नहीं बनाते, बिल्डिंग्स का डिजाइन बनाते हैं, प्लस और भी कुछ कुछ अलग अलग डिजाइन बनाते रहते हैं, ये आर्किटेक्चर थे, ठीक है। फ्लोरीन उनका आर्ट का नाम था, ठीक है, एक कोई स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था उसका नाम था, ठीक है। तो होता क्या है, फ्लोरीन्स आर बेसिकली स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। फ्लोरीन्स आर बेसिकली स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। Fullerenes are basically spherical molecules where they have ring of, means pentagon and hexagonal ring. Pentagonal and hexagonal ring fused with each other. Fused with each other. Buckminster fullerenes are pentagonal and hexagonal ring fused with each other. ये याद रखिएगा रट्टा मार के। अब फ्लोरेंस कितने टाइप के होते हैं? लोगों को लगा था कि सिर्फ एक ही फ्लोरीन होता है C60, पर बाद में लोगों ने देखा कि नहीं यार, C60 होता है, C12 हो जाता है कभी कभी, और भी बहुत सारे रिंग्स हो जाते हैं, ठीक है, C120 हो जाएगा। तो फ्लोरीन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे जो उनका एग्जाम्पल माना जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? ये फ्लोरीन्स के और भी होते हैं, हम लोग जो पढ़ते आए हैं ना कि सिर्फ C60 होता है, बेटा C60 सिर्फ नहीं होता है। C60 इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। C20 भी होगा बेटा, C20 भी होना चाहिए, C20 आराम से बनता है, इजीली बनता है। फिर उसके बाद C120 भी बनेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे आपके फ्लोरीन्स बन सकते हैं। तो हम लोग को उतना नहीं दिमाग लगाना है कितने होते हैं। देखो बेटा सिंपल सी बात है, पता है 12 का इंटीजर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल C72 भी इसके बाद बन जाएगा। फिर आप C84 भी बना दीजिए, अगर आपसे मान लीजिए 2-4 एग्जाम्पल पूछ ले। अब बोले सर ये तो 12 का नहीं है, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद 12 वाले लोग होते हैं, साथ में C20 भी होता है, ठीक है, साथ में C20 भी होगा, ठीक है। मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें पेंटागन रिंग होगा और हेक्सागन रिंग होगा। अब ध्यान से समझिए, दे आर जस्ट C60 इज एक्चुअली फुटबॉल। फुटबॉल के एग्जैक्ट कॉपी होता है C60। फुटबॉल का एग्जैक्ट कॉपी होगा C60। देखो ये फुटबॉल है बेटा, कैसे समझो बात को। फुटबॉल में आप हमेशा देखिएगा पेंटागन का व्हाइट पैच होता है और हेक्सागन का ब्लैक पैच होता है स्टैंडर्ड फुटबॉल में, ठीक है। पेंटागन का व्हाइट पैच होगा तो हेक्सागन का ब्लैक पैच होगा, या वाइसे वर्सा, ठीक है, ये होगा। अब ध्यान से सुनिएगा जो आपको रट्टा मार के रखना है और एग्जाम में आएगा। पेंटागन, दिस इज पेंटागन। दिस पेंटागन इज सराउंडेड बाय, देखो हेक्सागन 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 एंड हेक्सागन। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। पेंटागन विल बी सराउंडेड बाय हेक्सागन, बट हेक्सागन विल नॉट बी सराउंडेड बाय पेंटागन। आप लिखिएगा, ईच पेंटागन इज सराउंडेड बाय 5 हेक्सागोनल रिंग। Each pentagon is surrounded by 5 hexagonal ring। जिनके घर में फुटबॉल होगा ना बेटा नोटिस कीजिएगा, ठीक है। Each pentagon is surrounded by 5 hexagonal ring। ये तो हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, हेक्सागन इज नॉट सराउंडेड बाय पेंटागनल रिंग, ऐसा नहीं होता है। हेक्सागन किससे सराउंडेड होगा?
each hexagon is surrounded by 3 pentagon and 3 hexagon. Each hexagon is surrounded by 3 pentagon and 3 pentagon and 3 hexagon. 3 पेंटागन से और 3 हेक्सागन से सराउंडेड होते हैं. चलिए आपको दिखा देते हैं एक, तो और क्लियर हो जाना चाहिए. सर आप बोले each hexagon is surrounded by 3 pentagon and 3 hexagon. हाँ हाँ देखिए ना बेटा, आ तो गया ना, यही तो है. नहीं, फुटबॉल है ना बेटा. अरे फुटबॉल है या नहीं है? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखिए, ये अपना पेंटागन है. देखो, एक हेक्सागन, 2 हेक्सागन, 3 हेक्सागन, 4 हेक्सागन, 5 हेक्सागन. तो पेंटागन तो हेक्सागन से सराउंडेड है. हेक्सागन के बारे में जरा नोट कीजिए. तो इस हेक्सागन को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं. तो ये कितने से सराउंडेड है बेटा? एक पेंटागन, 2 पेंटागन और 3 पेंटागन. हेक्सागन कितने? हेक्सागन, हेक्सागन एंड हेक्सागन. हाँ या ना? चलिए इतना हो गया होगा, इतना समझ में आ रहा होगा. ये तरीका है जो आपको याद रखना पड़ेगा. क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है. अब ये बेटा, अब आपसे पूछेगा ना, टोटल नंबर ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन जरा बताइए. तो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन. किसी का आइडिया है? चलिए मैंने आंसर दे दिया, 12 पेंटागन. 12 पेंटागन. जरा हेक्सागन बताइए कितने हैं? हेक्सागन बताएंगे, सोचिए. पेंटागन तो 12 मैंने बता दिए. 12 पेंटागन. 12 पेंटागन. 12 पेंटागन. 12 पेंटागन. 12 पेंटागन. 12 पेंटागन. सोचिए. चलिए छोड़िए सब. 20 हेक्सागन याद रखिएगा. 20 हेक्सागन. चलिए नेक्स्ट. ये सब तो ही बता दिए हैं. सर रुकिए सर. देखिए 20 हेक्सागन है. 20 ये हेक्सागन है. 6 मेंबर रिंग को हेक्सागन बोलते हैं, ये सही से है नहीं. एंड 12 पेंटागन है ये. चलिए नेक्स्ट. दे आर ऑल्सो नोन एज बकी बॉल. अब बकी बॉल क्यों कहते हैं? बक मिस्टर फिलोरीन है ना, उन्होंने कह दिया इसको बकी बॉल. सब ने बोला अच्छा अच्छा बकी बॉल, बकी बॉल, बकी बॉल. ठीक है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, बस बोलते हैं इसको. और फुटबॉल का मतलब सॉकर होता है. ठीक है, दोनों एक ही चीज है. आगे बढ़े बेटा.
देखो ये वाला आएगा कभी कभार, क्या आएगा, कैसे बनाते हैं। तो अब देखो ये पढ़ रखा है तो पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो नहीं पढ़ रखा है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस सच एज हीलियम और आर्गन। ठीक है, पूछ लिया तो बता दीजिएगा। आगे बढ़े बेटा, वो रुकने बोल देते, जब हो जाता तो ये नहीं बोलते कि सर हो गया। सर लिख रहे हैं सर वो वाला। अच्छा ठीक है, लिखिए लिखिए। ये सब चीजें है ना बेटा, ये सब इजी है, एग्जाम में आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इन सब का आंसर देना। जूम को क्या हो गया अचानक से? अरे बेटा, बेटा अभी आप बता रहे कि सुपर 30 में भेजे नहीं है, आप पहले बोले होते ना। हाँ नहीं दिए। हुआ? हाँ सर हो गया। अच्छा, आप मेरे बाकी लोग बता ना कि लिंक शेयर नहीं किए थे ना दूसरे वाले, चलिए ठीक है बेटा। पता नहीं, मैंने लगता है फिर एक ही ग्रुप में दो दो बार शेयर कर दिया, पता है। फिर मैंने, हाँ एक ही ग्रुप में मैंने दोनों बार शेयर कर दिया। सॉरी बेटा, ध्यान ही नहीं था, बताया भी नहीं। चलिए, अब अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सबको जानते हैं, कार्बन और ओ होता है। क्वेश्चन इज, कोई इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाइए। हाँ बेटा, क्लास रिकॉर्ड हुआ है। कोई बेटा इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाइए, तो कोई इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाइए। मैं क्लास खत्म होते ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सोचिए बेटा, मैंने बना रखा है, मुझे जरा फॉर्मल चार्ज बता दीजिएगा। अगर फॉर्मल चार्ज आपने बता दिया तो मतलब आपको पता है स्ट्रक्चर। सर फॉर्मल चार्ज 0 है सर। फॉर्मल सर चार्ज जीरो? किसके ऊपर जीरो है बेटा, सबके ऊपर जीरो है। कार्बन कितने बॉन्ड बना के बैठा है बेटा? अच्छा, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं बेटा? सर 3। ऑक्सीजन कितने, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बेटा? ऑक्सीजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? 2। तो फिर 3 कैसे बनाया?
बताइए। अच्छा, लोन पेयर कितना है? कार्बन के पास कितने लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? इस मॉलिक्यूल में कार्बन के पास कितने लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? ध्यान से समझिए, ये हाल है। बेटा सब बताए बेटा आप लोग को, ठीक है? ध्यान से देखिए, ये और ये बॉन्ड बन गया, बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन खुश, उसके 2 बॉन्ड पूरे हो गए। कार्बन दुखी है, कार्बन दुखी है क्योंकि कार्बन के सिर्फ 2 बॉन्ड बने हैं। तो सोचो बेटा, कार्बन को, सही है निकेत बेटा आपका, कार्बन को अभी कितना बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है? स्टिल रिक्वायर हाउ मेनी बेटा? स्टिल रिक्वायर्स 2 कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा ये तुम बना कर दिया, ये बोला हम तो अब नहीं बनाएंगे, एक को कोवेलेंट बॉन्ड हम तो ना बना सकते हैं, क्यों? मेरा 10 पूरा, 8 पूरा हो गया, अब तो मेरे को अलाउड नहीं है। तो कार्बन ने बोला अरे भाई मुझे 2 कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए, और 1 क्या बेटा, 1 क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट। याद रखिएगा बेटा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 कोऑर्डिनेट। तो इसने ऑक्सीजन, कार्बन ने ऑक्सीजन को समझाया भाई ये वाला लोन पेयर ना तू कोऑर्डिनेट की तरह मुझे दे दे। देखो बन चुका है कार्बन के, क्या बोले, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो कार्बन ऑक्सीजन, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का, कार्बन का, कार्बन का, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इस तरीके से आ जाएगा। तो आप ऐसे कनेक्ट करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। कराया हुआ चीज है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज, सर हाँ बेटा, सर वही तो 3 बॉन्ड बोल रहे थे सर। 3 बॉन्ड है तो आप फॉर्मल चार्ज 0 बोले ना बेटा। नहीं सर, आप बोले ना कितना बॉन्ड होगा, तो हम बोले 3 बॉन्ड। हाँ ठीक है, पर आप बोलेंगे बेटा 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अगर एमसीक्यू वगैरह में आएगा तो आंसर होगा 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। चलिए बेटा आपने ठीक ही बोला, यही बनाए थे फॉर्मल चार्ज, बनाए थे तो माइनस प्लस, फॉर्मल चार्ज बनाए थे माइनस प्लस। यस सर। चलिए बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है वाया इंडक्टिव इफेक्ट, और लोन पेयर डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन 2 काम कर रहा है। आगे तो इंडक्शन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, फिर लोन पेयर को डोनेट किया। समझ में आया क्या बोल रहे, लोन पेयर को डोनेट किया। अल्टीमेटली कार्बन मोनोऑक्साइड नॉन पोलर होता है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, लिख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल because oxygen donates its lone pair via coordinate bond and withdraws electron via induction। तो ओवरऑल क्या हुआ, दिया फिर ले लिया, तो कुछ नहीं किया, ना दिया ना लिया। So because oxygen donates लोन पेयर थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर दे रहा है, डोनेट कर रहा है, या बोलेंगे शेयर कर रहा है। ठीक है, डोनेट नहीं किया तो कम से कम बोलेंगे शेयर किया, शेयर किया लोन पेयर उसने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, कैसे विड्रॉ किया, वाया इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया। हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए, आपसे पूछेगा व्हाट आर द मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। देख लीजिए, इसमें आपको छुपाए नहीं है, 4-5 रिएक्शन होते हैं, वही आपको अब एनसीईआरटी में दिया, वही याद रखना है। क्या यही 4 तरीके 5 तरीके होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस करने के? तो आंसर आपको पता है बेटा, नो। देयर आर इन्फाइनाइट वेज ऑफ प्रिपेयरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। इन्फाइनाइट नहीं होगा, कम से कम 1000 तो होंगे ही होंगे। तो क्या सारे याद रखेंगे हम लोग? नहीं। तो कितने याद रखेंगे? सिर्फ 4 याद रखेंगे। इसके बाहर अगर पूछ ले एग्जाम में तो बेटा मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। क्यों? उसके बाहर बहुत कुछ है। हम लोग 4 याद रखेंगे ना, 10 साल में एक बार बाहर नहीं आएगा, 20-25 साल में एक बार बाहर चला गया, यहाँ इस टॉपिक से चला गया, उतना थोड़ी ना दिमाग लगाना है। चलिए, पहला तरीका क्या है? कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कंबशन होगा और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। दूसरा तरीका नया है, पहला वाला आप लोग जानते थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा वाला है विनेगर, ये फॉर्मिक एसिड के थ्रू। फॉर्मिक एसिड के थ्रू, फॉर्मिक एसिड में बेटा HCOOH है। क्या है फॉर्मिक एसिड में? HCOOH। मैं बोलता हूं इसको भगा दो और इसको भगा दो तो क्या बचा? CO बचा। मैं क्या भगाने की बात कर रहा हूँ फॉर्मिक एसिड से, कोई बताएगा? Water. Water. बहुत बढ़िया। फॉर्मिक एसिड से वाटर भगाने के लिए कौन सा एजेंट चाहिए? कौन सा चाहिए? अरे पानी लेने कौन आता है? पानी कौन चुराता है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ, तो फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम बताएंगे? क्लास 10 में कितना फाकी मारे आप लोग बेटा। H2SO4 हाँ, found H2SO4। ये बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया। क्या देगा? ये देगा कार्बन मोनोऑक्साइड NH2O। खत्म किस्सा। कार्बन मोनोऑक्साइड and H2O। चलिए नेक्स्ट। ये वाला हम लोग देख लिया अभी अभी, कंसंट्रेटेड H2SO4। अरे रट्टा मार के रखिए बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट, अब एक चीज हम लोग करके रखे, वाटर गैस याद है? हाइड्रोजन चैप्टर में वाटर गैस वही चीज है। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज वाटर गैस। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज वाटर गैस। इन दोनों का मिक्सचर को हम लोग कहते हैं वाटर गैस। द मिक्सचर ऑफ दीज टू आर नोन एज वाटर गैस। नेक्स्ट, स्टीम से रिएक्ट कराए, ठीक है, हॉट वाटर है ना, उसको स्टीम बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कार्बन रिएक्टिंग विथ एयर। ये एयर है बेटा, दिस इज एयर। अब जब एयर से रिएक्ट किया इस टेम्परेचर पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। नाइट्रोजन तो इनर्ट होता है, कभी रिएक्ट नहीं करेगा, इतनी आसानी से नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है। अगर इतनी आसानी से नाइट्रोजन रिएक्ट करता ना तो एटमॉस्फेयर में 80% नाइट्रोजन नहीं होता, क्योंकि रिएक्ट कर चुका होता। तो है, तो ये और ये, ठीक है, 4N2। इन दोनों का मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस, क्या किस रेशियो में? अरे कोई रेशियो में नहीं, आपके पास 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है या 1 सिलेंडर कार्बन मोनोऑक्साइड है,
मार्केट से 8 मोल नाइट्रोजन, 8 सिलेंडर, एक सिलेंडर कार्बन मोनोऑक्साइड, 8 सिलेंडर नाइट्रोजन गैस खरीद के लाए, दोनों को मिला दीजिए, उसी को बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस। आपका दोस्त क्या करता है, एक सिलेंडर कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 सिलेंडर नाइट्रोजन, दोनों को मिक्स कर दिया, अगेन बेटा वो फिर से प्रोड्यूसर गैस है। मतलब किसी फिक्स रेशियो में नहीं, थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड, थोड़ा सा नाइट्रोजन, उसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो दीज आर दी मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? तो कुछ फिजिकल होगा, कुछ केमिकल होगा। तो पहला वाला फिजिकल है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड का कलर नहीं होता है। आप बोलेंगे सर जब धुआं हुआ निकलता है चूल्हा जलाने पे, कोयला जलाने पे, तो धुआं का कलर तो होता है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई कलर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई कलर नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, मोनोऑक्साइड जो है आर इज वाटर इनसॉल्युबल, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली सॉल्युबल। नेक्स्ट, carbon monoxide is a powerful reducing agent, reduces almost all metal oxide except alkali and aluminum and other few transition metals. Carbon monoxide is a very good reducing agent, will reduce almost all metal oxide except few. ठीक है, next, this property of carbon monoxide is used in extraction of metals from their oxide. आप लोग थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़े थे क्लास 10th में। माइन से हम लोग आयरन ओर लेके आते, आयरन ओर को आयरन में कैसे कन्वर्ट किए थे, याद कीजिए बेटा। हाउ इज आयरन ओर कन्वर्टेड टू आयरन? आयरन और ये होता है Fe2O3 होता है, कार्बन से मिक्स कर दीजिए तो Fe और CO2 बनता है। उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड से मिक्स करके Fe+CO2 बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। वही चीजें देखो, Fe2CO3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड विल गिव यू आयरन। मतलब क्या है, ये आयरन ओर है बेटा, आयरन ओर है ये आयरन है। इसी तो मेटलर्जी में यही तो काम करते हैं ना हम लोग, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यही काम करते हैं। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ये सब हो गया। सर कॉपी कर रहे हैं सर। अच्छा हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान से हट गया था। चलिए कॉपी कीजिए।
हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड केमिकल इफेक्ट बेटा अभी अभी बताए थे इन CO मॉलिक्यूल दे आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले ही बता चुके हैं बेटा, अगर इस तरीके से अगर आपका है तो बेटा ये वाला सिग्मा होगा, बाकी दोनों क्या होंगे बेटा, पाई होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बेटा पाई में काउंट होगा अगर वो सेकंड होगा या थर्ड होगा तो, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ पे इन्होंने गलत किया है, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, बिना फॉर्मल चार्ज के नहीं बना सकते आप ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आप समझोगा बात को, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। हिटलर का नाम सुने, हिटलर का नाम? Yes, sir. यस सर। ठीक है, हिटलर ने गैस चेम्बर बनाया था, उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो ज्यूज हुआ करते थे उनको पकड़ के डाल देता था एक रूम के अंदर। रूम चेम्बर का मतलब छोटा सा नहीं चेम्बर था, बड़ा सा हॉल हुआ करता, बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था। उनको पकड़ के डाल देता था और उनको बाहर से बंद कर देता, दरवाजा बाहर से लगा देता था और अंदर जो है गैस फिल कर दिया करता था। कौन सा गैस यूज होता था बेटा वहां पे? कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता था। कौन सा गैस यूज होता था? कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हुआ करता था। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड से लोग मर जाते हैं। क्यों मरते हैं लोग? क्वेश्चन ये है। कभी न्यूज सुने हैं कि लोग मर गए? मर तो मतलब वैसा नहीं, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। नहीं सुने, ठीक है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो रिपोर्टर होते हैं ना उनको ना, वो लोग जब साइंस की क्लास होती थी ना तो वो लोग टाइम पास किया करते थे, पढ़ाई लिखाई से उनको मतलब नहीं होती थी। समझिएगा बात को, ध्यान से सुनिएगा। बोला जाता है सर्दी के समय में खास करके ड्यूरिंग विंटर्स कि रूम बंद करके, वो जो होता है ना, कुछ लोग घर में ना कोयला का चूल्हा जला लेते थे सर्दियों में, आज भी जलाते, मेरे घर में भी जलता है, बहुत ठंड होता है तो चूल्हा जला लो, उसको घर के अंदर रख लो, गर्म हो जाता है। बट लोग बोलते हैं रूम बंद करके नहीं रखना चाहिए, या सोते समय वो नहीं होना चाहिए, कुछ जलता हुआ सामान छोड़, मतलब कोयला वगैरह या बहुत ज़्यादा अमाउंट में जलने वाला कंबस्टेबल चीज़ रात को सोते समय नहीं रखना चाहिए रूम के अंदर बंद करके। क्यों नहीं रखना चाहिए, बात को समझिए। जैसे रूम हीटर। क्या? बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे रूम हीटर। रूम हीटर नहीं बेटा, पुराने जमाने, आप लोग नए जमाने वाले लोग हैं, पुराने जमाने ये बड़ा प्रॉब्लम होने लगा, आप लोग तो बहुत चीजें देखे ही नहीं है। अरे सर बोरसी का बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो घर में चूल्हा देखे, चूल्हा कोयला वाला चूल्हा ना, Yes, यस sir. सर। हाँ, मान लीजिए कोई इसको जला के, आज भी बेटा गांव में लोग उसको जला के सोते हैं, ठीक है, घर के अंदर जला के रख लेते हैं, उसी से वो करते हैं, वहाँ रूम हीटर वगैरह वहाँ बिजली ही नहीं आती है। तो कहा जाता है कि कभी ऐसा नहीं करना है कि चूल्हे को बंद रूम में जलाया जाए, कभी नहीं। क्यों नहीं जलाया जाए? लोग बोलते हैं अरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, ऑक्सीजन नहीं खत्म होगा, अरे 20% ऑक्सीजन है, आप कैसे भी जला लीजिएगा, यू विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। उस कारण से नहीं मरता है कोई। बहुत लोग करते क्या है, दिल्ली में खास करके होता है, विंटर्स में नहीं, समर्स में नोटिस कीजिए, कभी कभी पेपर में आता, ठीक है, ये इसमें टीवी वगैरह में नहीं आएगा, पेपर में आता है कि बहुत गर्मी था तो घर का लाइट चला गया, दिल्ली में बहुत गर्मी होती बाय द वे, लाइट चला गया तो लोग करते क्या है, अपने गैरेज में जाते हैं, कार ऑन करते हैं, AC ऑन करते हैं और सो जाते हैं कार के अंदर। सुबह जागते ही नहीं है वो लोग। क्यों नहीं जागते हैं? देखो होता क्या है ना, जब कंबशन कहीं होगा तो ऑक्सीजन अगर ठीक ठाक अमाउंट में है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है,
बट ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो गया, लेट्स से 20% से 15% आ गया, या 20% पे भी कितनी बार रहता है ना, तो होता है क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड 100% नहीं बनता, स्मॉल अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा बनता रहता है। होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है। ब्लड में आपके गया ना कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका हीमोग्लोबिन बेकार हो गया, बिकॉज हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड समझाता है, सुनो सुनो आयरन हमारे साथ चले आओ। बोलेगा क्यों आएंगे, बोलेगा देखो तुमने डी ब्लॉक वाली केमिस्ट्री पढ़ी होगी, डी ब्लॉक की केमिस्ट्री जब क्लास 12 में तुमने पढ़ाई किया था तो तुमको एक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया था जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग हम और तुम मिल के बॉन्ड बनाएंगे। कितने बॉन्ड बनाएंगे, 5 बॉन्ड बनाएंगे, 5 बॉन्ड बनाएंगे। और अब तुमको हीमोग्लोबिन से दोस्ती छोड़नी होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने इतना समझाया, आयरन ने बोला अच्छा मेरी आंखें खुल गई, अब मैं चला आता हूँ हीमोग्लोबिन को छोड़कर। सारा हीमोग्लोबिन जो होता है एक एक करके आयरन से अलग हो जाएगा। अल्टीमेटली ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था आपके बॉडी में वो हो जाता है बंद। ठीक है, और जब वो बंद हो जाएगा धीरे 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 धीरे, जब ऑक्सीजन बंद होता है तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। और जब ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है ना तो आदमी सोता चला जाता है, डीप स्लीप में चला जाएगा। और कम हो गया और डीप स्लीप में, और कम हो गया फिर परमानेंटली स्लीप हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बड़ा रीज़न है डेथ के लिए, खास करके विंटर में। समर्स में भी होता है बट समर्स में वहाँ होता है जो कार वगैरह में बंद कमरे में या बंद गराज में कार वगैरह को ऑन करके सो जाते हैं। कभी भी कार वगैरह या कोई भी जहाँ कंबशन हो रहा है, जलाई जा रही चीज़ें, वो कभी भी बंद नहीं हो सकता है। क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड रूम में प्रोड्यूस होगा ना बेटा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई स्मेल नहीं है। और जब आपको मालूम नहीं चलेगा, आप अंदर लिए जा रहे हो ना, तो आपको कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, हार्ट अटैक वगैरह नहीं आता है। आपको लगता है अच्छा नींद आ रही है, नींद आ रही है, आप सोचेगा अच्छा थक गए हैं, फिर आप सोचेगा नहीं अच्छा रूम वार्म हो गया, गर्म हो गया, इसीलिए नींद आ रही है, अच्छा सो जाते हैं। फिर सोइएगा तो कभी जागिएगा नहीं, कभी भी बंद, एकदम बंद रूम में जलता हुआ चीज़ नहीं छोड़ते। चलिए, तो पूरी स्टोरी आपको समझा दिए, वही स्टोरी इस लाइन में लिखी हुई है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेरेंट कार्बन, carbon monoxide molecule act as a donor and react with certain metals when heated to form metal carbonyl। ये सब बेटा आपको समझाया जाएगा 12th में। The highly poisonous nature of carbon monoxide, देख रहे ये हाईली लिख रहा है, अरे मैं तो हाईली भी नहीं लिखता, मैं तो लिखता हूँ फेटल, 100% मौत, गारंटीड, गारंटीड डेथ, arises because of its ability to form complex with hemoglobin. This prevents hemoglobin in red blood cell from carrying oxygen around the body, ultimately resulting in certain death। ठीक है, तो इससे बच के रहना है, बड़ा डेडली चीज है ये। चलिए इसको जरा लिख लीजिए, ये पूछता है जेई में पूछेगा, बोर्ड में पूछेगा, नीट एडवांस हर जगह पूछता है, कहीं पूछे या ना पूछे बेटा जिंदगी बचा देगा आपकी।
चलिए हो गया बेटा, आगे बढ़ा जाए। सर रुकिए सर, लास्ट वाला ये लिख रहे हैं पैराग्राफ। हो गया बेटा। यस सर। चलिए नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ नया नहीं है इसके बारे में। कार्बन को जला देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन को जला देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड दे दीजिए तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। देखो तीनों रिएक्शन बेटा आप लोग को पता होता है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl टू गिव CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आते हैं, इसमें कुछ नया नहीं करना है बेटा, अभी जो आएगा बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पहले बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो पहले स्ट्रक्चर देख ले, क्या होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है स्ट्रक्चर। आप बोलेगे सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना। देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना बेटा उतना स्टेबल नहीं होगा। ये यहाँ आएगा तो इसको यहाँ जाना होगा। तो ये बना बेटा कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। देख लीजिए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हुआ, यहाँ सिंगल बॉन्ड हुआ। ये बेटा माइनस हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इससे शेयर किया, ये प्लस हो जाएगा। तो ये एक बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा बेटा, दूसरे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। तो दूसरा ये बनेगा बेटा। ठीक है, ये बनेगा। सॉरी 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 सॉरी, और ये बनेगा। इसको प्लीज बेटा बना लीजिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 होते हैं, 2 नहीं होते हैं। ये खुद अपना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर 2 और तीसरा है ये। ठीक है, इसको प्लीज बनाइए, ये आएगा। हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अरे आवाज आ रही है, हाँ आ रही है। फिर चलिए देखिए, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाना था। ये वाला बनाने के लिए ऐसे हुआ है, और ये वाला बनाने के लिए ऐसे हुआ है। ठीक है, ऐसे हुआ है। क्लियर है ये। नेक्स्ट
चलिए आगे बढ़ा जाए। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें बताने वाली बात नहीं है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बन का भाई है। कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। सिलिकॉन के पास भी 4 हाथ बोलिए या 4 बॉन्ड बोलिए। बट सिलिकॉन SiO2 अगर आपसे कोई ऐसा बना देना और पूछे अच्छा SiO2 ऐसा होगा, आप बोलिएगा बहुत बड़े गधे हो, ऐसा नहीं होता है। SiO2 और CO2 बेटा बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है SiO2। तो फिर कैसा होता है? SiO2 आप ध्यान से समझिएगा कि बहुत 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 बड़ा नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क का मतलब समझते हैं ना, बहुत सारे एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। तो देखो कैसे होगा, एक सिलिकॉन भाई ये रहा, दूसरा सिलिकॉन ये रहा, तीसरा सिलिकॉन बंधु ये, चौथा सिलिकॉन बंधु ये, पांचवा ये है, सिक्स्थ ये है, सेवेंथ ये है, नाइन्थ ये है। ठीक है, फटाफट बनाइए, आगे देख लीजिए वरना फिर गड़बड़ कर दीजिएगा आप लोग। इनके बीच में ऑक्सीजन दोस्ती कराएगा, इनके बीच में ऑक्सीजन दोस्ती कराएगा, इनके बीच में ऑक्सीजन कराएगा, इनके बीच में भी ऑक्सीजन ने दोस्ती कराई है, इनके बीच में भी ऑक्सीजन ने, इनके बीच में भी ऑक्सीजन ने। ऑल सिलिकॉन आर इंटरकनेक्टेड वाया ऑक्सीजन। अब ध्यान से समझिएगा, इनके बीच में ऑक्सीजन, इनके बीच में ऑक्सीजन, इनके बीच में ऑक्सीजन, इनके बीच में ऑक्सीजन, इनके बीच में ऑक्सीजन। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। अब बोले सर इधर क्या होगा? अरे इधर चलता चलेगा, ये खत्म होने वाला बात नहीं है, ये चलता चलेगा। आप बोलेंगे सर इतना कब तक चलेगा? अरे हमेशा चलेगा। फिर बोलेंगे सर एंड में क्या होगा? अरे एंड में कुछ नहीं होगा। सरफेस टेंशन का नाम सुने हैं ना एंड में, क्योंकि उसका वैलेंसी या बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं होगा। एंड वाला एटम का तो बॉन्ड नहीं होगा ना यार। तो सरफेस पे एटम होगा उसका तो ऊपर वाला बॉन्ड तो गायब हो गया, वहां तो 3 ही बॉन्ड है। क्योंकि वहां 3 बॉन्ड है इसलिए वहां सरफेस टेंशन जैसा फेनोमेना आएगा। सिर्फ सरफेस टेंशन सरफेस फेनोमेना नहीं होता है, सरफेस टेंशन इज वन टाइप ऑफ सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना बहुत सारे होते हैं। अब कौन से होते हैं उसके लिए क्लास 12 में सरफेस केमिस्ट्री नाम का चैप्टर दिया गया है, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये प्लानर होगा? नहीं बेटा प्लानर नहीं होगा। क्यों प्लानर नहीं होगा? आप बोलेंगे सर दिख तो रहा है, दिखने से थोड़ी ना होता है, ये sp3 हाइब्रिड है। बना दिए प्लानर तो प्लानर नहीं हो जाएगा ना, sp3 है तो ये 3 डायमेंशनल होता है। फिर बोलेंगे सर SiO2 कैसे आया, SiO2 फॉर्मूला कैसे आया? तो देखो बड़ा सिंपल सा है। आप किसी भी सिलिकॉन को ले लो, ये वाले सिलिकॉन मत लेना, ठीक है, ये वाले लो। क्यों? ये सरफेस वाला मान लेंगे, ठीक है, इनके ऊपर नहीं जाना है। इस सिलिकॉन को पकड़ो, ये सिलिकॉन के पास कितने ऑक्सीजन है? आधा। आधा ये वाला इसका और ये आधा इसका। इसका आधा ये ले जाएगा, आधा ये ले जाएगा। इसका आधा ये रखा, ये रखा, और इसका आधा ये और ये। बताओ तो सिलिकॉन के पास कितने ऑक्सीजन हुए? 1 2 3 4, 4 इंटू हाफ। 4 इंटू हाफ स्कूल में पढ़ाई किए होंगे तो पता होगा 2 होता है। तो SiO2 इस तरीके से निकलता है इसका फार्मूला। ठीक है, ये बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, दिस इज एक्चुअली एम्पेरिकल फार्मूला। समझ में आया सबको? इसके बाद क्या बचेगा बेटा? एक पी ब्लॉक के बाद रेडॉक्स ना, और हाइड्रोकार्बन। हाई ऑर्गेनिक बेटा प्लीज खत्म कर लीजिएगा तब तक, वो क्या नाम है डमीज, डमीज खत्म कर लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन बड़ा आसान लगेगा, नहीं खत्म कीजिएगा बहुत परेशान हो जाइएगा आप।
हो गया? हुआ या नहीं हुआ बेटा? आगे बढ़े तो Yes. चलिए। सिलिकॉन इज वेरी नॉन रिएक्टिव। बेटा देखो, जो भी है ना बेटा, बहुत सारे एक दूसरे से ज्वाइन कर लेता है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेता है ना, वो हमेशा नॉन रिएक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे बोला है सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रांग है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग था ना, कार्बन सिलिकॉन ऑक्सीजन का भी स्ट्रांग होता है। इस कारण से सिलिका, बेटा सिलिका कहाँ होता है बेटा? SiO, हाँ ये बताना भूल गए, SiO2 का दूसरा नाम है सिलिका। सिलिका सिलिका सिलिका। SiO2 पता कहाँ होता है बेटा? बताइए तो। सैंड। टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में नमक होता है बेटा। सर सैंड में होता है सर। सैंड में सिलिका होता है। और कहाँ होता है? हम्म, बोलिए। नहीं मालूम? रट्टा मार के रखिए, ग्लास का दूसरा नाम सिलिका है बेटा। अरे ग्लास में 90% सिलिका होता है। अब बोलेंगे सैंड भी सिलिका होता है। अरे बिल्कुल, सैंड सिलिक ग्लास बनाने के लिए सैंड को मेल्ट किया जाता है। ग्लास बनाने के लिए सैंड को मेल्ट किया जाता है, फिर सही से उसको कूल डाउन कराया जाता है, तब बनता है सिलिका, ये ग्लास। ठीक है, सैंड बिल्कुल सही आंसर है, गलत नहीं है, पर ग्लास में भी होता है। ठीक है, अब देखो ग्लास को बेटा इनर्ट होता है। जो कांच होती है ना, वो इनर्ट होती है। क्यों इनर्ट होता है? बिकॉज सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ग्लास इज नॉट अटैक्ड बाय एसिड और बेस। कांच को बेटा ना एसिड से फर्क पड़ता है ना बेस से फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है पत्थर से। ग्लास से पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ठीक है, और एसिड डाल दीजिए, बेस डाल दीजिए, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ग्लास पर डिजाइन वगैरह देखिए, ग्लास पर डिजाइन बना रहता है नहीं? अरे हाँ, Yes, sir. उसको क्या बोलते हैं? उस ग्लास पे जो डिजाइन बना रहता है उसको बोलते क्या है? मतलब मान लेते हैं उसको। सर हाँ बोलिए। सर थोड़ा पीछे जाएंगे, वो वाला लिखेंगे। कौन वाला लिखिएगा? वो सर आप डायग्राम बनाने के बाद तो कुछ आया ना अरे तो प्रेजेंटेशन नहीं नहीं, में। उसको नहीं लिखना है बेटा, निश्चिंत रहिए। अगर लिखाना तो मैं बोल देता ना आपको। चलिए यहाँ सुनेंगे, मुझे ये बताएंगे क्या बोलते हो उसको? सर अरे ग्लास को स्टेन करना। तो स्टेन करना? नहीं बेटा, एचिंग बोलते, एचिंग। एच किया रहता है, एचिंग। एचिंग कैसे करते ग्लास के ऊपर एचिंग? बड़ा सिंपल सा है। कुछ ना हो पाए पढ़ने लिखने के बाद तो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, बेरोजगार नहीं रहिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा ना बेटा ढंग से, तो एम्प्लॉयमेंट का टेंशन नहीं है आपको। बहुत सारा बिजनेस है जो आप कर सकते हैं, समझिएगा बात को। ग्लास पे एचिंग कैसे करते हैं? पहले ग्लास को बेटा कवर कर देते हैं सर किसी। हाँ बेटा बोलिए। सर आपका साउंड एक बार लो और एक बार हाई हो रहा है सर, तो स्टेडी नहीं रह रहा। अभी की बहुत देर से? नहीं सर बहुत देर से ही हो रहा है। अच्छा, चलिए अब आ रहा होगा ठीक से। अभी ठीक से आया बेटा? यस सर। चलिए देखते हैं। इस ग्लास को बेटा हम लोग क्या करेंगे, वैक्स से कवर कर देंगे, पूरा वैक्स लगा देंगे। ठीक है, पूरा चारों तरफ वैक्स लगा दिए, कवर कर दिए। ठीक है, कवर कर दिए, पूरा वैक्स कोटेड। फिर क्या लिए? एक नेल लिए। क्या लिए? एक नेल लिए, या आप सेफ्टी पिन लिए। सेफ्टी पिन से इसका जो वैक्स जो कोटिंग की है ना बेटा, उसको स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करके लेट से मैंने लिखा ए, स्क्रैच कर दिया, फिर लिखा बी, फिर लिखा सी, और फिर लिखा डी। पता होगा ABCD। ठीक है, इतना लिखने के बाद वो जो वैक्स स्क्रैच हुआ है, बस इस एरिया से स्क्रैच हुआ, ए से हुआ, ये वाला बाकी है, ये सारा एरिया कवर है वैक्स से। उसके बाद
HF ऐड कर देंगे। HF कैसे? इस ग्लास को लेंगे, HF का टैंक होगा, टैंक के अंदर रख देंगे। तो बेटा HF जो है ना, इस वाले एरिया पे एक्शन नहीं करेगा, क्यों? वैक्स से कोटेड है। बट HF यहां पर जहां स्क्रैच किए ना, वहां पे रिएक्ट करेगा। वहां पे क्या करेगा बेटा? रिएक्ट करेगा। मीन्स ये सारा एरिया जो है रिएक्ट करने से अलग रफनेस आ जाएगा। फिर इसको बाहर निकालेंगे, वैक्स को पूरा तरीके से हटा देंगे, तो आपको दिखेगा ग्लास पूरा स्मूथ है, जहां जहां ABCD लिखे थे वहां रफ हो गया है। होता क्या है, सिलिका HCl से रिएक्ट नहीं करता है, सिलिका HF से रिएक्ट करता है, बनाएगा SiF4 प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्लास के ऊपर डिजाइन करते थे, एचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं ये। समझ में आया सबको? समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। चलिए बढ़िया, कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये वाला बिजनेस खोल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लास इज अटैक बाय HF एंड NaOH। NaOH बेटा सिंपल NaOH से नहीं होता, कंसंट्रेटेड NaOH होगा और हीटेड होगा तब होता है। ठीक है, और ना NaOH को हम लोग रख नहीं पाएंगे उसमें। ठीक है, सिलिका प्लस NaOH गिव Na2SiO3, ये बनता है सोडियम सिलिकेट। SiO2 plus HF gives SiF4 plus H2O. This reaction is particularly used for etching of glass. Etching of glass. Etching of glass. चलिए आगे बढ़ा दें, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए लास्ट टॉपिक बचा, लास्ट दो, एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो दूसरा वाला छोटा ही होता है। ठीक है, बचा हुआ है जो हम लोग करना है इस चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिलिकॉन्स, नाम बहुत सुने होंगे सिलिकॉन का, नहीं सुने हैं ना, तो मतलब आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते किसी भी चीज पे। सिलिकॉन बहुत चलता है आज के, हर जगह सिलिकॉन है। सर सुने हैं नाम। चलिए मतलब आप बहुत कुछ करते हैं पढ़ाई के अलावा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। सिलिकॉन्स बेटा बड़ा कॉमन चीज हो गया। क्या होता है सिलिकॉन समझिए। सबसे पहली बात, सिलिकॉन इज ऑर्गेनो, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनो सिलिकॉन। ऑर्गेनो का मतलब कार्बन, सिलिकॉन का मतलब सिलिकॉन। तो सिलिकॉन सा ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, इतना सिंपल सा डेफिनेशन है ये। इट इज ए पॉलीमर, इट इज पॉलीमर। पॉलीमर पता है ना, जैसे माला होता है, चेन, चेन जो गले में बीड वगैरह नहीं होता है, वैसा ही पॉलीमर होता है। पता, सॉरी आप लोग को लोअर क्लास में था, बताना नहीं है। तो ऑर्गेनोसिलिको पॉलीमर, दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिको पॉलीमर। ना व्हाट इज मीन बाय ग्रुप ऑफ या फैमिली, मतलब सिलिकॉन आर फैमिली ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर। बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। which have this as repeating unit। रट्टा मार के डेफिनेशन लिख लीजिए, आएगा 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 आएगा, हर एग्जाम में आएगा, हर स्कूल में आएगा सिलिकॉन का डेफिनेशन। और यही लिख कर आइएगा, R2SiO as रिपीटिंग यूनिट। समझो बात को, सिलिकॉन के या सिलिकॉन के 4 बॉन्ड होते हैं, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड होते हैं, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड होते हैं, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड होंगे। ये सिलिका जैसा ही चलता है। ठीक है, ये चलता चलेगा चलता चलेगा चलता चलेगा। आप बोलेंगे सर 4 होते हैं ना, तो आप तो 2 ही बनाए हैं। तो हम लोग सिलिका में इधर इधर ऑक्सीजन लगा दिए थे, इधर इधर ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे, इधर इधर कार्बन ग्रुप लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन, this is an example of silicone, this is an example of silicone, this is an example of silicone। repeating unit, कौन है जो रिपीट कर रहा है, कौन रिपीट किया?
तो ये रिपीट किया। कौन रिपीट किया? देखो ये रिपीट किया। कौन रिपीट किया? ये रिपीट किया। देखो इसी को बगल में चिपका दो, फिर से वही चीज बना। उसके बगल में फिर से लगा दो, वही चीज बना। तो दिस इज आवर रिपीटिंग यूनिट। ये अपना रिपीटिंग यूनिट है। ये कौन है रिपीटिंग यूनिट? देखो R2 CH3 होल 2। और कौन है? SI। और कौन है? O। कैसे? आधा O इधर, आधा O इधर, हो गया। तो दिस इज आवर रिपीटिंग यूनिट। इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं होगा ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर का। आजकल एक ऐड आता है, आजकल नहीं आता, पहले आता था। एक पेंट का ऐड हुआ करता था। पेंट में ऐड क्या था कि दीवार के ऊपर आपने एक बाल्टी पानी फेंका, तो दीवार जो वॉल है ना, वो करता क्या था, वॉल से एक पंच निकलता था बाहर, सनी देओल वाला हाथ का। वो पंच जो है पानी को हिट करता था, पानी आपके ऊपर वापस चला आता था। मतलब क्या? आप पानी, वॉल पे अगर पानी फेंकोगे तो पानी जो है आपको वापस आके हिट करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब रिपेल हो जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलिंग कंपाउंड। पानी को रिपेल करता है, पानी को रिपेल करता है। नेट पे कभी खाली सर्च कीजिएगा सिलिकॉन्स, ठीक है। ये पता क्या होगा बेटा, आपको ऐसे 15-20 चीजें दिख जाएंगी सिलिकॉन का यूज करके, जो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेफ्लॉन पॉलिश का नाम सुने हैं? यस सर। टेफ्लॉन कहाँ सुने हैं बेटा, किस रेस्पेक्ट में सुने हैं, बताएंगे? सर वो प्लास्टिक का खिलौना बनाने के लिए। सही है, बहुत बढ़िया है। और सुनेंगे बेटा, ज्यादा इसका मोस्टली यूज टेफ्लॉन का कहाँ होता है? कोटिंग की तरह यूज होता है, टेफ्लॉन कोट बोला जाए। कौन बेवकूफ बनाता है ये? बाइक, अगर आप बाइक या स्कूटी ले जाइएगा ना, स्कूटी के लिए जिद नहीं करता ये लोग, उनको पता है स्कूटी जो चलाते वो लोग शरीफ लोग होते हैं। बाइक वगैरह ले जाइएगा ना सर्विस सेंटर, तो आपको समझाएगा सर टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए, बाइक जो है ये नहीं होगा, बाइक वो नहीं होगा, एकदम बाइक बहुत अच्छा लगेगा, आप सनी देओल टाइप लगेंगे, बहुत समझाएगा आपको। उनको बोलना बाबू हमको नहीं करवाना है, फ्रॉड बता रहा, टेफ्लॉन कोटिंग करा के कुछ नहीं होता है, ठीक है, फ्रॉड चलता है। एक कोटिंग होता है जो नया नया है, इसके बारे में यहाँ के सर्विस सेंटर को पता भी नहीं होगा, सिलिकॉन कोटिंग, ठीक है। ये क्या होता है समझिएगा बात को। सिलिकॉन कोटिंग का क्या चार्ज होगा बताइए तो जरा। समझिएगा, 30,000 रुपीज से 70,000 रुपीज लगता है सिलिकॉन कोटिंग कराने के लिए, आप किसी भी कार के ऊपर। आपको पता है लोग करवाते भी है। आप बोलेंगे बाहर के लोग कराते, नहीं बेटा, मेट्रोज में इंडियन लोग ही करवाते हैं अपनी कार के ऊपर सिलिकॉन कोटिंग। क्या फायदा होता है? फायदा होता है कि अब जब पानी का अपनी कार के ऊपर फेंकोगे ना, तो कार के ऊपर पानी टिकेगा ही नहीं, कार गंदा ही नहीं होगा। आप कभी भी हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब समझते हैं? हाइड्रोफोबिक जो होता है वो होता है कि वाटर को वो नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। आप उसको वाटर डालोगे तो वाटर से वो अलग हो जाएगा। समझ में आया बेटा? क्लियर है सबको ये?